हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एलॉइंग ऑफ स्टील्स के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम लोग एलॉय स्टील्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टाइप जो है वो है प्लेन कार्बन स्टील्स। हमने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि प्लेन कार्बन स्टील्स होते क्या हैं। ऐसे स्टील्स जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेनली कार्बन कंटेंट पे डिपेंड करती है, उसको हम लोग प्लेन कार्बन स्टील कहते हैं। प्लेन कार्बन स्टील्स के अंदर सिलिकॉन और मैग्नीज की जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो 0.5% और 1.5% होती है। ये स्टील बहुत ही स्ट्रॉन्ग, टफ, डक्टाइल होते हैं। इनको मेनली एक्सपेंसिव मटेरियल्स में यूज किया जाता है। इनको हम लोग कास्ट भी कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं, मशीनिंग भी इनकी की जा सकती है। वहीं बहुत अलग अलग रेंज प्रॉपर्टीज की अलग रेंजेस पर इनको हीट ट्रीटेड भी किया जा सकता है। प्रॉब्लम बस ये है कि एटमॉस्फेरिक कोरोजन रेजिस्टेंस इनकी बहुत कम होती है। पेंटिंग, इनेमलिंग या गैल्वेनाइजिंग करके इनकी कोरोजन को खत्म किया जा सकता है। इनकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो है वो कार्बन कंटेंट के साथ वेरी करती है। जैसे जैसे हमारा कार्बन कंटेंट, हम इसका कार्बन कंटेंट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट कम होता जाएगा वैसे वैसे इसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ भी जो है वो कम होती चली जाएगी। यहाँ जो इसकी ये प्रॉपर्टीज हार्डनेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, इसका रीजन ये है कि प्लेन कार्बन स्टील्स के अंदर आपका सीमेंटाइट प्रेजेंट होता है जो कि हार्ड और ब्रिटल होता है। अगर हम प्लेन कार्बन स्टील्स की डक्टिलिटी और टफनेस की बात करें तो कार्बन कंटेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो आपकी डक्टिलिटी और टफनेस क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट हम जिसके बारे में आपने प्लेन कार्बन स्टील्स के हमने टाइप पहले डिस्कस कर लिए हैं। हम लोग लो कार्बन स्टील्स की बात करते हैं, हम लोग मिड कार्बन स्टील्स की, मीडियम कार्बन स्टील्स की बात करते हैं, हम लोग हाई कार्बन स्टील्स की बात करते हैं। तो वो सारे प्लेन कार्बन स्टील्स के ही टाइप्स होते हैं हमारे, वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे टूल और डाई स्टील्स के बारे में। टूल और डाई स्टील्स जो हैं वो मेनली आपके टूल्स और डाइज को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इनसे जो आपके टूल और डाई स्टील्स हैं, इनकी हेल्प से आप मटेरियल्स की कटिंग, शेपिंग, फॉर्मिंग और ब्लैंकिंग भी कर सकते हैं। ये जो आपके स्टील्स होते हैं, टूल और डाई स्टील्स जो होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है, एब्रेसिव भी ये बहुत ज़्यादा होते हैं, वियर रेजिस्टेंस भी इनकी बहुत अच्छी होती है, टफनेस भी ज़्यादा होती है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी है इनकी, पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इनका वो बहुत कम होता है। अगर हम लोग टूल और डाई स्टील्स की क्लासिफिकेशन करना चाहें तो इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले आपके प्लेन कार्बन स्टील्स ही आते हैं। प्लेन कार्बन स्टील्स की कौन सी कैटेगरी इन टूल और डाई स्टील्स में आती हैं? प्लेन कार्बन स्टील्स जिनके अंदर 0% से लेके 1.4% तक कार्बन कंटेंट होगा वो आपके टूल और डाई स्टील्स में काउंट होंगे। प्लेन कार्बन स्टील्स को हम लोग ऑयल और वाटर क्वेंचिंग के द्वारा और ज़्यादा हार्ड बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एडवांटेजेस हैं आपके प्लेन कार्बन स्टील्स की एज टूल एंड डाई स्टील्स, वो ये है कि इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, मशीनेबिलिटी अच्छी होती है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। इनको मेनली की, स्लेज हैमर, स्टैंपिंग डाई, स्पैनर्स, कोल्ड हेडिंग, कोल्ड ड्रॉइंग डाई, ट्विस्ट ड्रिल्स और लेदर कटिंग टूल्स में यूज किया जाता है। वहीं हम लोग दूसरे टाइप की बात करें तो वो लो एलॉय टूल स्टील्स हैं। लो एलॉय टूल स्टील्स में आपके मेन एलॉइंग एलिमेंट्स जो हैं वो वेनेडियम, क्रोमियम, टंगस्टन और सिलिकॉन है। इन एलॉइंग एलिमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से आपका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही रिफाइन हो जाता है, उसकी टफनेस बढ़ जाती है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी उसकी इम्प्रूव हो जाती है। आपके जो लो एलॉय टूल स्टील्स होते हैं वो शार्पनेस को रिटेन करने की एबिलिटी, उनकी शार्पनेस को रिटेन करने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। प्लेन कार्बन स्टील से बेटर वे में ये अपनी कटिंग एज की सर्विसेबिलिटी को इम्प्रूव, या सर्विसेबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है इनकी। लो एलॉय टूल स्टील्स जो हैं इनको मेनली हैवी ड्यूटी न्यूमेटिक टूल्स और पेवमेंट ब्रेकर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टाइप आता है वो है हाई स्पीड स्टील्स। इन स्टील्स को मेनली मेटल कटिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑर्डिनरी कार्बन टूल स्टील्स से ज़्यादा हाइयर कटिंग स्पीड पर ये आपकी मेटल की कटिंग कर सकते हैं। आपके जो कार्बन स्टील कटिंग टूल्स हैं ये इन
हैवियर लोड्स पर और हैवियर स्पीड्स पर अपनी कटिंग एजेस को शार्प नहीं रख पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि हाई स्पीड पर बहुत ज़्यादा हीट जो है वो डेवलप होती है कटिंग ऑपरेशन के टाइम पे, और जो आपके टूल की कटिंग एज होती है उसका टेम्परेचर जो है वो रेड हॉट पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ये इनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ये ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक काम नहीं कर पाते हैं, एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके कार्बन टूल स्टील्स जो है वो सॉफ्ट पड़ जाते हैं जब उनको रेड हॉट तक हीट किया जाता है। इनकी सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ये है कि जब हम इनको रेड हॉट तक हीट करें, देखिए अभी हमने बात करी कि ये जो स्टील्स होते हैं ये सॉफ्ट हो जाते हैं और लॉन्गर पीरियड पे एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, पर इनकी हार्डनेस जो है रेड हॉट होने पर भी रिटेन रहती है, वो मेंटेन रहती है। आपके ज़्यादातर जो हाई स्पीड स्टील्स हैं उनके अंदर टंगस्टन जो है आपका चीफ अलोइंग एलिमेंट होता है, पर कुछ दूसरे अलोइंग एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कोबाल्ट है, क्रोमियम है, वेनेडियम है, जो कि कुछ प्रोपोर्शन तक आपके हाई स्पीड स्टील्स में अवेलेबल होते हैं। अगर हम अलग अलग टाइप के हाई स्पीड स्टील्स की बात करना चाहें तो सबसे पहला आता है 1841 हाई स्पीड स्टील। इसके अंदर आपका 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% वेनेडियम होता है। इसको टूल स्टील्स के पर्पज से सबसे बेटर माना जाता है 1841 हाई स्पीड स्टील को। इसको मेनली आप लोग ड्रिलिंग, लेथ, प्लेनर और शेपर टूल मिलिंग कटर्स के लिए यूज करते हैं। इसको रिमर्स में, थ्रेडिंग डाइज में और पंचेज में भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आपके हाई स्पीड स्टील है वो मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील है। इसके अंदर 6% टंगस्टन, 6% मोलिब्डेनम, 4% क्रोमियम, 2% वेनेडियम जो है अवेलेबल होता है। इनकी टफनेस बहुत अच्छी होती है, कटिंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये काफ़ी बेटर हैं और दूसरे हाई स्पीड स्टील्स से ये चीप भी हैं। इनको मेनली ड्रिलिंग और टैपिंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे है वो है सुपर हाई स्पीड स्टील्स। इनको हम लोग कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोबाल्ट का जो रेशियो है वो 2% से लेके 4% तक होता है। कोबाल्ट मेनली इसमें इसलिए ऐड किया जाता है ताकि इसकी हाई टेम्परेचर्स पर कटिंग एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, आपके जो सुपर हाई स्पीड स्टील्स होते हैं इनके अंदर 20% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 2% वेनेडियम, 12% कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। आप 12% कोबाल्ट तक ऐड कर सकते हैं। आपके इस स्टील की, सुपर हाई स्पीड स्टील की कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए ही हम लोग क्या करते हैं, इनको मेनली हैवी कटिंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है वो टूल पर लगने वाला है। अगर हम लोग लास्ट टूल एंड डाई स्टील की बात करें तो वो है हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील। ठीक है, ये जो स्टील्स होते हैं ये बहुत ही सस्ते होते हैं हाई स्पीड स्टील्स के मुकाबले। इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि इनको हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डाइज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग, कोइनिंग, ब्लैंकिंग, फॉर्मिंग, थ्रेड रोलिंग। ठीक है, इनको रिमर गोजेस में भी यूज़ किया जाता है और फॉर्मिंग और बेंडिंग शीट मेटल्स में भी इनका यूज़ पॉसिबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेनलेस स्टील के बारे में। स्टेनलेस स्टील एक ऐसा स्टील है जिसको अगर करेक्टली सही तरीके से आप हीट ट्रीट करते हैं और उनकी फिनिशिंग अच्छी होती है तो ये ऑक्सीडेशन और कोरोसिव अटैक्स को रेजिस्ट कर सकते हैं। कैसा भी कोरोसिव मीडिया हो, ये उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन और कोरोसिव अटैक को ये रेजिस्ट करने में सक्षम होते हैं। अगर हम लोग स्टेनलेस स्टील के अलग अलग टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप जो है वो है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो निकल का मिलता है, जो कि 15% से लेकर 20% तक होता है और नियरली 0.1% आपको सिर्फ 0.1% कार्बन देखने को मिलता है। इनकी स्ट्रेंथ, टफनेस जो है बहुत अच्छी होती है। ये कोरोजन को रेजिस्ट करने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इन स्टील्स को आप लोग वेल्ड भी कर सकते हैं, फोर्ज भी कर सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं और मशीनिंग भी इनकी की जा सकती है। इनको वेट्स और पाइप्स, केमिकल और फूड प्लांट इक्विपमेंट्स के वेट्स और पाइप्स मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब आप केमिकल और फूड प्लांट
इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड से कोरोजन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जो है नाइट्रिक एसिड कोरोजन को रेजिस्ट करते हैं। इनको आप लोग हाई स्ट्रेस फिटिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंजन और मशीन की फिटिंग्स करनी है जहाँ पे आपको हाई स्ट्रेस चाहिए होता है, वहाँ पे भी आपके फेरेटिक स्टेनलेस स्टील यूज़ किए जा सकते हैं। इनको इंजन और मशीन्स के बार, शीट, स्ट्रिप्स और वायर्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जो अगला स्टेनलेस स्टील है वो है मार्टन स्टिक स्टेनलेस स्टील। जब हम मार्टन स्टिक स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो इनके अंदर आपको 11 to 14% क्रोमियम और 0.35% कार्बन देखने को मिलता है। इन स्टील्स को हीट ट्रीटमेंट करके हम और ज़्यादा हार्ड बना सकते हैं। इनकी कोरोजन रेजिस्टेंट क्वालिटीज़ जो होती हैं वो सेटिस्फैक्टरी होती हैं। इनको वेल्ड भी किया जा सकता है, इनको मशीन भी किया जा सकता है। इनको मेनली आप लोग स्टीम वोल्व, टरबाइन ब्लेड, शाफ्ट, सीजर, नाइव्स, गियर, बॉल बियरिंग, स्प्रिंग, कल्ट्रलरी, सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट और ऐसे ही और भी कई पर्पसेस के लिए यूज करते हैं जहां पे हार्ड एजेस की जरूरत होती है। ठीक है, आपके मार्टन स्टिक स्टेनलेस स्टील्स जो हैं इनकी एजेस जो हैं, इनसे बनाए हुए टूल्स की एजेस जो हैं वो बहुत ही हार्ड होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील्स की, तो इन स्टेनलेस स्टील्स के अंदर 18% क्रोमियम और 8% निकल आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसको मेनली 18-8 स्टील भी कहा जाता है। इन स्टील्स की जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है, ये टफ होते हैं, इनको वेल्ड भी किया जा सकता है, फोर्ज भी किया जा सकता है, रोल भी किया जा सकता है, पर मशीनिंग में ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, जिनकी वजह से इनकी मशीनिंग जो है वो बहुत ईजिली नहीं हो पाती है। इनको पंप सेट, रेल रोड, कार फ्रेम्स और स्क्रू नट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इनको हम लोग केमिकल प्लांट्स और अप्लायंसेस स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट टैंक्स, केमिकल इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट टैंक्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। इनको यूटेंसिल और कटलरी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे मैनेजिंग स्टील्स के बारे में। इन स्टील्स को हम लोग सुपीरियर स्ट्रेंथ और टफनेस वाले स्टील्स के बेस पर भी जानते हैं। ठीक है, और इनकी जब इनको हम लोग स्ट्रेंथ और टफनेस, सुपीरियर स्ट्रेंथ इसकी कहते हैं, सुपीरियर टफनेस की बात करते हैं, उसके बाद भी इनकी डक्टिलिटी जो है वो कम नहीं होती है। अगर हम यहाँ मर एजिंग की बात कर रहे हैं तो एजिंग का मतलब क्या है? एजिंग का मतलब है कि आपने इसके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को एक्सटेंड किया है, लंबे टाइम तक इनको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से आपने निकाला है। वहीं जब आप इन स्टील्स की बात करते हैं तो ये लो कार्बन हाई अल्ट्रा स्ट्रेंथ स्टील्स वाले की अल्ट्रा स्ट्रेंथ स्टील्स के स्पेशल टाइप के स्टील्स होते हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कार्बन से नहीं, वो इंटरमेटलिक कंपाउंड्स के प्रेसिपिटेशन से होती है। यहाँ पे आपके जो प्रिंसिपल एलोइंग एलिमेंट है वो 15 to 25% निकल है। ठीक है, और जो आपके सेकेंडरी एलोइंग एलिमेंट्स हैं वो कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, ये सब हैं जिनको कि ऐड करके आप इंटरमेटलिक प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करते हैं। जब आप निकल के अंदर कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और टाइटेनियम ऐड करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? इंटरमेटलिक प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। लो कार्बन कंटेंट होने की वजह से इनकी मशीनेबिलिटी भी जो है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम एजिंग से पहले की बात करें तो इनको हम लोग कोल्ड रोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट क्रैकिंग, 90% विदाउट क्रैकिंग आप इनको कोल्ड रोल्ड कर सकते हैं। इनकी वेल्डेबिलिटी भी जो है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। नॉन स्टेनलेस वेराइटीज़ जो है मैनेजिंग स्टील्स की, वो कोरोजन रेजिस्टेंट होती हैं और स्ट्रेस कोरोजन को भी रेजिस्ट करती हैं। इवन हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट को भी ये रेजिस्ट करते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस जो है इन स्टेनलेस स्टील्स की, मैनेजिंग स्टील्स की जो आपकी कोरोजन रेजिस्टेंस है उसको आप लोग कैडमियम प्लेटिंग या फॉस्फेटिंग से बढ़ा सकते हैं। इनको मेनली बाइसाइकिल फ्रेम्स, गोल्फ क्लब हेड, सर्जिकल कंपोनेंट, हाइपोडर्मिक सिरिंज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग्स, हाई वियर कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हीट रेजिस्टिंग स्टील के बारे में बात करेंगे। ऐसा स्टील जो कि क्रीप और ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता हो हाई टेम्परेचर्स पर और अपनी स्ट्रेंथ को रिटेन करता हो, उसे हम हीट रेजिस्टिंग स्टील कहते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग लो एलॉय स्टील्स के बारे में बात करेंगे।
लो एलॉय स्टील्स के अंदर 0.5% मोलिब्डेनम होता है। इसकी जो मेन एप्लीकेशंस है वो ये है कि हम लोग इनसे सुपर हीटर ट्यूब्स और पाइप्स बना सकते हैं स्टीम प्लांट्स के लिए, जिनका सर्विस टेम्परेचर जो वो है वो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला जो हमारा टाइप आता है वो है वॉल्व स्टील्स। वॉल्व स्टील्स जो होते हैं इनको हम लोग क्रोमियम सिलिकॉन स्टील्स भी कहते हैं, या फिर इनको हम सिल्क्रोम या वोलमैक्स भी कह सकते हैं। सिल्क्रोम जो होता है उसके अंदर 0.4% कार्बन, 8% क्रोमियम, 3.5% सिलिकॉन होता है। वोलमैक्स के अंदर 0.5% कार्बन, 8% क्रोमियम, 3.5% सिलिकॉन, 0.5% मोलिब्डेनम होता है। इनको हम लोग ऑटोमोबाइल वॉल्व्स बनाने के लिए यूज करते हैं। इनकी स्केलिंग रेजिस्टेंस जो है वो काफी अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है प्लेटिनम क्रोमियम स्टील। आपका प्लेन क्रोमियम स्टील जो है उसके अंदर मार्टिनस्टिक क्रोमियम स्टील्स जो है वो 12% से लेकर 13% क्रोमियम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। आपके प्लेन क्रोमियम स्टील्स जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक पहला है मार्टिनस्टिक क्रोमियम स्टील्स जिसके अंदर 12% से लेकर 13% क्रोमियम होगा। दूसरा है फेरेटिक क्रोमियम स्टील्स जिनके अंदर 18% से लेकर 30% तक क्रोमियम होता है। ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये हाई टेम्परेचर्स पर ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं। वहीं लास्ट जब हम बात करेंगे तो ऑस्टेनिटिक क्रोमियम निकल स्टील्स की बात करेंगे। ये जो आपके स्टील्स होते हैं इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हाई टेम्परेचर पर काफ़ी अच्छी होती हैं। स्केलिंग रेजिस्टेंस जो है इनकी वो भी काफ़ी अच्छी है। इन एलॉयज के अंदर मिनिमम 18% क्रोमियम आपको देखने को मिलता है और 8% निकल आपको देखने को मिलता है। ये स्टेबलाइज फॉर्म में होते हैं किसके साथ? टाइटेनियम के साथ। मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो है आपके, मोलिब्डेनम और टंगस्टन को कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर मोलिब्डेनम या टंगस्टन आप ऐड कर सकते हैं ताकि इसकी क्रीप स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाए। ये एलॉयज जो है आपके नियरली 1100 डिग्री सेल्सियस तक काम करने के लिए कैपेबल होते हैं। इनको मेनली गैस टरबाइन डिस्क और ब्लेड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन फेरस एलॉयज के बारे में बात करेंगे, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर के एलॉयज हो गए, जिंक हो गया, ब्रास हो गया, ब्रास के एलॉयज हो गए, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के एलॉयज हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन फेरस एलॉयज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।